अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। सिक्योरिटी की बात करें, अगर आप इस्लामाबाद के शहरी हैं तो यकीनी तौर पर इन दिनों में आपको यही एहसास होगा कि इस्लामाबाद जो है वो एक किला आपको ज़्यादा लगेगा, खास करके अगर आप रेड जोन के एरिया में जाएं जहां पर तमाम अहम जो पाकिस्तान की तनसीबात हैं वो मौजूद हैं, तो आपको कंटेनर्स नज़र आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे खंडकें खोदी जा रही हैं, इमरजेंसी गेट्स लगाए जा रहे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है उस एंटिसिपेशन में कि पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च की एक धमकी दे रखी है और वो कहते हैं किसी वक्त भी वो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर सकते हैं। जाहिर है ये उनका जो लॉन्ग मार्च है उसका जो बुनियादी मकसद है वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हों, और ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है। आपको पता है कि एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरा हमारी मईशत जो है अभी कुछ अर्सा पहले ही दिवालिया होते होते बचे थी। तो इस तनाजुर में आज अगर आप देखें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो काकुल गए थे, वहां पे पासिंग आउट परेड के एक इवेंट से उन्होंने खिताब किया और इस तनाजुर में बराह रास्त तो नहीं लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने क्या पैगाम दिया, आइए पहले वो सुनते हैं। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. जी, आप सुन रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो किसी भी मुल्क को, किसी ग्रोह को या किसी भी फोर्स को ये इजाज़त नहीं देगा कि वो मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन करे। अब शहबाज, इस हवाले से जब से उनका ये बयान आया है, ज़ाहिर है कि लोग हर तरह से अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और एक बात पर मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय है, इसको वो जोड़ रहे हैं जो एक मुतवक्के है इमरान खान साहब का प्रोटेस्ट के, उसमें शायद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा वाज़े है। वैसे तो हक है हर जमात का कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन उसका अगर पर्पस डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली तो फिर ये नहीं होने दिया जाएगा। ज़रा आप इकोनॉमी कवर करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? देखें, ये जो सबसे अच्छी बात यह है कि आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। हम सिर्फ हिस्टोरिक दो इवेंट्स हैं उसकी ज़रा याद दहानी करवा देते हैं ताकि ये जो बयान है उसकी अहमियत और ज़्यादा वाज़े हो जाए। पहली जो फेज़ जो इस सदी में आई थी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की, वो मार्च या फरवरी 2007 में आई थी, जब एक लॉयर मूवमेंट स्टार्ट की गई थी और उसके पीछे कौन से मुहर्रकात थे वो सबको पता है। दूसरी फेज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन की आई मार्च अप्रैल 2016, तकरीबन 11 साल के वक्फे के बाद, जब उस वक्त की जो एक हुकूमत थी उसको चलता किया गया पनामा लीक्स का। लेकिन आप एक स्किप कर गए हैं, देखें लगता है कि आपकी यादाश्त कमजोर है। जो सबसे बड़ी डिस्टेबलाइजेशन आपको पता है कि 2014 में जो इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ ना। मैं उन कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन जो उससे लीग है वो समझते हैं कि उसकी वजह से जो सी पैक है वो ताखीर का शिकार हुआ। चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, वो नहीं आए, मतलब उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो हुआ ना। लेकिन चीजें संभाली गई ना। अगर आप ये बात करते हैं तो फिर एक वो आपको याद होगा एक मेमो गेट भी आया था, तो वो तो फेजेस बहुत सारे आई बीच में, गालिबन 2011 या 12 की बात है। मेमो गेट आया, फिर ताहिरुल कादरी साहब यहाँ पे आके तशरीफ ले आए थे, फिर उनके साथ मुज़ाकरात हुए। लेकिन जो दो मेजर फेजेस थी जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम डीरेल हुआ या पार्शली डीरेल हो गया, वो आपकी 2007 वाली और फिर 2016 वाली। अब अगर आर्मी चीफ ये बयान देते हैं तो इसकी एक अहमियत है। इकोनॉमिकली जो आपकी इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ी अब चीज सामने आ रही है, कोई भी आप IMF की रिपोर्ट उठा के देख लें, कोई भी आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, उसमें एक ही जुमला आपको नजर आता है, कॉमन है सब रिपोर्ट्स के अंदर, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ये जो दो अल्फाज हैं इनका बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया इंटरनेशनल लैंडर्स की रिपोर्ट्स के अंदर। उसकी वजह ये होती है जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिकली इनस्टेबल हो, जिस तरीके से अभी आपको पता है कि हुकूमत ये आई, इन्होंने मुश्किल फैसले किए मिफ्ता इस्माइल ने, उसके बाद अब इसहाक डार साहब आ गए, कुछ मुश्किल फैसले भी होना बाकी हैं। 1 अक्टूबर से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला बाकी है, फिर तेल के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनका जो फैसला है वो बाकी है, वो अब नहीं उस तरीके से हो रहे। कुछ अपने लॉज की पैसेज है पार्लियामेंट से, वो आपका बाकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब कोशिश करेंगे या कामयाब हो जाएंगे इस्लामाबाद आके बैठ के, या इस्लामाबाद के अंदर वो नहीं भी एंटर होते, फैजाबाद आ जाते हैं, जहाँ जहाँ पे पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की उनकी जो जुरिस्डिक्शन है,
तो वो इस किस्म के दबाव के अंदर फिर हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल इकोनॉमिक फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आप आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसकी बहुत अहमियत है, और फिर ये एक एक्सक्यूज भी बन जाती है जहां पे इसका एक जेन्युइन इंपैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पे एक्सक्यूज भी बन जाती है। जब हुकूमत में काम ना भी खुद भी करना हो अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, तो फिर वो भी बहाने करते हैं कि देखिए जितना सियासी तनाव है IMF को भी, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि ये तो एक फैक्ट है ना कि आर्मी चीफ 6 साल ज़ाहिर है कि वो आर्मी चीफ रहे हैं, तो कई जो इकोनॉमिक मामलात हैं वो गवर्नमेंट के साथ वो काम करते हैं, तरीके इंसाफ और अब इस गवर्नमेंट के साथ भी। तो ये वाशिंगटन भी गए थे, तो वहां पर भी ये मौजू, और उसमें बल्कि जिक्र भी किया कि इस वक्त जो तमाम तर तवज्जो है हमें फोकस करनी चाहिए इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं होगी तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपकी जो डिप्लोमेसी है वो उतनी कारआमद नहीं होगी। तो रियलाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है कि इस वक्त नंबर 1 इशू जो है वो इकोनॉमी है। बल्कि जो ये चेंज ऑफ कमांड हुआ, जो इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना आए, तो एक कंसर्न बाहर की दुनिया में भी ये पाया जाता है कि ये ना हो कि IMF का प्रोग्राम जो है वो डीरेल हो जाए, वो लोगों को बेनिफिट देने के चक्कर में। तो जो मेरी इत्तला है कि जो कुछ उनकी प्राइवेट डिस्कशंस, जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुआ थिंक टैंक्स और बाकी लोगों से, तो उसमें उन्होंने ये वाजे किया कि नहीं, जो पाकिस्तान ने IMF के साथ कमिटमेंट कर रखी हैं वो उनको निभाएगा। लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि अगर एक तसादुम किसी कैफियत हो जाती है, मुल्क एक डेडलॉक का शिकार हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट के लिए बड़े मुश्किल हो जाएगा ना। फिर कोई इस तनाजुर में ये स्टेटमेंट जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। मेरी जब मुलाकातें होती हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से, आपकी तो ये मेन है, मेरा ज़्यादातर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में किसी से भी मुलाकात हो, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, बाकी किसी फॉरेन डिप्लोमेट से, तो वो यही सवाल पूछते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान साहब अब आगे क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब का क्या अभी भी रोल बाकी है सिस्टम के अंदर या नहीं। तो उनको भी ये चीज़ कंसर्न करती है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज को ये अंडरमाइन करती है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है तो इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी है तो वो चले, US का एक मशहूर जुमला, वो उस पर फिर कभी बात करेंगे। देखिए, एक और जो इशू था जो मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए, जो मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज था, जिसपे वो नहीं, कि जब रुपए की कदर में बेतहाशा कमी हुई, 240 रुपए पे डॉलर चला गया, तो उसमें फिर एक प्रोग्राम के अंदर मिफ्ता इस्माइल ने खुद ये बात बताई कि हमने 8 नाम तो उन्होंने 9 या 10 कमर्शियल बैंकों को हमने शो कॉज नोटिस कर दिया है ऑन दी एलिगेशंस ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन। वो नाम नाज़रीन हमने आपसे प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस भी किए थे। हबीब बैंक लिमिटेड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, UBL, ABL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इसके अलावा मिजान बैंक है, हबीब मेट्रो है, बैंक अल हबीब है। तो ये 8 बैंकों को नोटिस दिए गए थे। इस बात को अब तकरीबन 1 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो काफी इस चीज के ऊपर स्लो जा रहा है, इस जो इंक्वायरी इसको वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा। इसी हफ्ते नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की भी मीटिंग हुई, वहां पे भी ये इशू रेज हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद मौजूद थे मीटिंग में, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई हो रही है, और उन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया कि हमारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है कि हम इन बैंकों को हम कोई किसी किस्म की कंसेशन दें या रिलैक्सेशन दें। आयशा पाशा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उनका भी ये दावा था कि नहीं बड़ी हम सीवियर पेनल्टीज लगाएंगे, ये, लेकिन नाज़रीन अभी तक ये पेनल्टीज लग नहीं रही, चीजें काफी स्लो जा रही है। अब मेरे पास कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब सेकंड फेज के अंदर मजीद बैंकों को शो कॉज नोटिस देने जा रहा है, और इनिशियली उन्होंने कुछ बैंक्स का जो डाटा है वो मंगवा भी लिया, और उसकी जो उन्होंने वो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। इसमें एक ऐसा भी बड़ा बैंक है जो पहली फेज में शामिल नहीं था, वो दूसरी फेज में उसको शो कॉज दिया जा सकता है। लेकिन काबिनेट इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि इनको पर्सनल हियरिंग भी होगी, इन लोगों की इनको एक अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड होता है, वो भी इनको प्रोवाइड कर दी गई। जो मेरे जरा है वो ये बता रहे हैं कि अब बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर अब असेसमेंट हो रही है कि इनकी जो किस हद तक इनको जुर्माने लग सकते हैं। एक मुझे जो इंप्रेशन आया, जो कि अल्लाह करे गलत हो, मुझे लग नहीं रहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई सख्त फैसले करना चाह रहा है इनके खिलाफ। मुझे लग ये रहा है कि इनको कोई हल्का फुल्का कोई जुर्माना करेंगे, और ट्रांजैक्शन बेस की, ठीक है जी, अगर आपने 1000 ट्रांजैक्शन किए तो 2 ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन के ऊपर गड़बड़ थी, तो 5 ट्रांजैक्शन से जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके इक्वल हम आपको जुर्माना कर देंगे। मतलब ये वजह ये ना कि ये कार्टल बना हुआ है, क्योंकि ये सारा तो आपने बताया, लोगों को ये बताने की भी जरूरत है कि शो कॉज नोटिस हुआ क्यों। वो हुआ इसलिए कि 3 माह के अंदर जब इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आई मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट में, तो बैंकों ने डॉलर का रेट ज्यादा कोट करके करीबन 28 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया है। और ये पूरे माली साल में इन तमाम बैंकों ने
कुछ 37 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था। कहां 12 माह में आपने 37 अरब रुपए कमाए और कहां सिर्फ 3 माह में 28 अरब रुपए कमाए। तो अगर ये छोटी सी पेनल्टी करेंगे, इसको रफा दफा करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी फिर मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। मेरा ख्याल इसी वजह से मेरा आज इस टॉपिक को हाईलाइट करने का प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि किसी भी किस्म की इनके साथ कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। याद रहे, ना सिर्फ ये बात 28 अरब रुपए प्रॉफिट की, बल्कि ये बात मुल्क के ट्रस्ट की है, मुल्क की ऑनर की है। जब पाकिस्तान की करेंसी की लोगों ने इन बैंकों ने बेकदरी की तो ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं थी। आपके मुल्क में महंगाई बेतहाशा बढ़ी। वो जो गरीब लोग जो अपना गुजारा पहले ही बड़ा मुश्किल कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक का एक जनवरी में सर्वे था कि जो रिस्पोंडेंट्स थे 44% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, उनका जवाब यह था कि हमें अगले हफ्ते के खाने की फिक्र होती है। तो जिस मुल्क के अंदर 44% अफराद को अपने अगले हफ्ते के खाने का उनको यकीन ना हो, राजिक तो अल्लाह ताला है, वो रिस्क देता है सबको, लेकिन आपको एक परेशानी होती है अपने बच्चों का पेट कैसे पालना है। वहां पे ये 8, 10, 12 जो बैंक्स हैं ये उठ के करेंसी मैनिपुलेशन करें। मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान है, हर चीज आपकी बिजली, गैस, आपका पेट्रोल महंगा हो और फिर बाद में कहा जाए, क्योंकि कहा जो MOS डॉक्टर आयशा पाशा है कि नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए हम नहीं चाह रहे कि कोई ऐसा इकदाम करे जिससे नुकसान हो। तो फिर अगर अपने फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी देखनी है तो अवाम को कौन देखेगा? जेन्युइनली हम बात कर रहे हैं, अगर इन बैंकों को किसी भी किस्म का इबरत का इनको निशान ना बनाया गया तो आइंदा भी करेंसी मैनिपुलेशन होगी। हमने 2005 का देखा था स्टॉक मार्केट का क्रैश, 5 बड़े उस वक्त ब्रोकर्स थे, कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ, उसके बाद वो मामला चलते रहे। तो उम्मीद करते हैं स्टेट बैंक इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा और तगड़ा एक्शन लेगा। याद रहे, इसी तरह का काम जब बांग्लादेश में हुआ था तो बांग्लादेश ने जो अपनी कमर्शियल बैंक्स थी उनको ये लिखा कि जो उनके ट्रेजरर्स थे, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये करेंसी के ऊपर बेटिंग की थी, उनको उनके ओहदों से हटा दिया जाए, जो हटा दिया गया। बाद में शायद उन्हें लोग वापस भी आ गए होंगे, लेकिन कुछ को अपने एग्जाम्पल बनाना है, बिल्कुल प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर दफा अगर आप कभी फाइनेंशियल सेक्टर है तो कभी टेक्सटाइल सेक्टर है तो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथों अगर ब्लैकमेल होते रहेंगे और बेचारे जो सारा नजला है वो आम आवाम पे गिरेगा तो फिर ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक पॉजिटिव खबर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कर्जों में कुछ 2000 अरब रुपए की कमी हुई है। ये मैजिक या जादू कैसे हुआ, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और आए रोज हमने कई दफा अनगिनत प्रोग्राम किए हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जो स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसमें हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के कर्जों में कुछ 2000 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई है। ये हुआ कैसे, शहबाज से पूछते हैं। ये ओवरऑल तो कमी जो है वो कम है, 1000 अरब है, लेकिन जो एक्सटर्नल पब्लिक डेट है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तानी करेंसी के साथ है तो उसमें कमी है। ये नाज़िर, जो मंथली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना डेट बुलेटिन जारी करता है वो उसमें जो चीज़ कल हमने देखी कि जो पाकिस्तान के ज़िम्मे गैर मुल्की कर्जा था वफाकी हुकूमत के, उसके अंदर कोई 1956 अरब रुपए की कमी हुई है अगस्त के महीने में। याद रहे, ये वो पीरियड है जब मिफ्ताह इस्माइल वजीर खजाना थे और इसहाक डार साहब अभी वापस नहीं आए। तो ये महीना है अगस्त 2022 का। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वजारत खजाना के जो ज़िम्मे तकरीबन 19,375 अरब रुपए का कर्जा था 31 जुलाई 2022 को। वो फिर अगस्त में वो कम होकर हो जाता है कोई 17,419 अरब रुपया। तो ये जो कमी हुई है ये हुई है इस वजह से कि जो एंड जुलाई एक्सचेंज रेट था पाकिस्तान का वो 239 रुपए का था, बल्कि तकरीबन 240 का, और जो एंड अगस्त का एक्सचेंज रेट था लास्ट डे की जो एवरेज रेट था वो था तकरीबन हमारा 218.74 रुपए का $1 था। तो 21 रुपए की जो रिकवरी हुई एक्सचेंज रेट की रुपए की कदर में, या तकरीबन 9%, उसकी वजह से जो डेट का स्टॉक था उसकी कैलकुलेशन जब रिकैलकुलेट उसको किया तो 1956 अरब रुपए की पाकिस्तान की हुकूमत के जिम्मे जो टोटल कर्जे उसमें कमी हुई। ये वो पॉइंट है जिसको जो नए वजीर खजाना इसहाक डार साहब बार बार कहते हैं कि अगर आपकी मजबूत करेंसी है तो फिर आपके बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये हाफ स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी है कि जब आप बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली भी करेंसी को मजबूत रखते हैं तो उसके अपने नुकसान होते हैं। बहरहाल अभी तक जो डाटा है उसके मुताबिक तो कामरान ये कोई 2000 अरब रुपए की एक्सटर्नल डेट में कमी हुई। जो ओवरऑल कर्जा है पाकिस्तान के, इसकी वजह से जो
5 बल्कि 50,500 अरब रुपया हो गया था जुलाई में, उसमें फिर कमी हुई है तकरीबन 990 अरब रुपए की, वो 49,500 अरब का हो गया है। उसकी वजह यह कि इस अरसा में आपको पता है कि आपने बजट खसारा भी तो किया, आपके और अखराजात भी होते रहे, तो अगर ये कमी लेट से ना होती तो आपका जो टोटल कर्जा है वो इस वक्त 2,000 अरब रुपया या कम से कम ज्यादा होता। तो वैसे तो हमने खुद कोई तो तीर नहीं मारा कि कर्जे वापस कर दिए हो, सिर्फ फर्क यही है कि जो एक्सचेंज रेट, जो रुपए की कदर बेहतर हुई है तो उसकी वजह से हुआ है। और अब अगेन मेरे ख्याल में रुपए की जो आप कह सकते हैं कि कदर में इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है कि आज तो सैटरडे है, लेकिन 11 जो वर्किंग डेज में कोई 20 रुपए तक ये नीचे आया है। और इसहाक डार साहब अभी भी इसमें मेरे ख्याल में इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो रियल वैल्यू है वो 200 रुपए से भी नीचे है। तो इसका मतलब है कि इन कर्जों में प्योरली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट मजीद कमी होने का, एक्सचेंज रेट जो है ना की वजह से मजीद जो पाकिस्तान के कर्जों में कमी होने का 31 अगस्त का रेट था हमारा 218 का, वो फिर आपको पता दोबारा 240 पे सितंबर में चला गया 26 सितंबर तक। तो 26 सितंबर से लेके आज तक अब दोबारा रेट जो इस वक्त 220 के करीब है। तो ये रीअसेस कर्जा दोबारा होगा सितंबर को, एक्चुअल जो आपको फिर पता चलेगा इम्पैक्ट का वो एंड ऑफ अक्टूबर के डाटा से पता चलेगा। लेकिन कामरान कल हम बात कर रहे थे मूडीज की रिपोर्ट की, उसमें भी उनकी जो बड़ी वजह मूडीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया कि जो पाकिस्तान की डेट की सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिसके ऊपर इसहाक डार साहब ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनको रिबट किया और उनका जी हम उसको जवाब देंगे। और एक बात उन्होंने कही जी कि हाँ, जो रिपोर्ट इस चीज़ पे बेस करती है कि पाकिस्तान पेरिस क्लब की रीशेड्यूलिंग चाह रहा है, तो हम पेरिस क्लब की रीशेड्यूलिंग नहीं चाह रहे। ये बात उन्होंने कल किसी टीवी प्रोग्राम में भी कही और परसों वजारत खजाना ने जब अपना मूडीज को रिएक्शन दिया उसके ऊपर एक स्टेटमेंट। मतलब है कि जो असल वज़ीर आज़म है वो इसहाक डार है। आपको पता है ना कि ये पेरिस क्लब से डेट रीशेड्यूलिंग की बात खुद शहबाज शरीफ साहब ने की थी, और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर इस वजह से भी आपकी रेटिंग डाउनग्रेड होती है, क्योंकि जब आप पेरिस क्लब से डेट रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे तो नेचुरली आपकी जो उस पे है वो असर पड़ेगा, और हम इस तरह की डेट रीशेड्यूलिंग नहीं करने जा रहे। देखिए, सिग्निफिकेंट इसमें मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना थे तो वो भी डेट रीशेड्यूलिंग की फेवर में नहीं थे, इसहाक डार भी नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे कोई भी हो। अब ये वज़ीर आज़म का फैसला था, उन्होंने किसकी एडवाइस पे लिया ये एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों को पता है, दोनों वज़ीर ख़जाना को, कि इसका कोई मेजर आपको बेनिफिट नहीं होगा। हम इसी प्रोग्राम में बहुत तफसील से ये बात कर चुके हैं कि जितना पाकिस्तान का इस वक्त टोटल एक्सटर्नल पब्लिक डेट है वो 102 अरब डॉलर का है, जिसमें 3/4 ऐसा है जिसकी रीशेड्यूलिंग हो ही नहीं सकती किसी भी वजह से। तो पेरिस क्लब का 10 अरब डॉलर है, चाइना का कुछ 26-27 अरब डॉलर है, वो तमाम का तमाम रीशेड्यूल नहीं हो सकता। लेकिन आज जो मूडीज की रिपोर्ट में जिसका हमने कल बड़ी तफसील से जिक्र किया कि जो पाकिस्तान के कर्जे को किस तरह उन्हें रिस्की करार दे दिया, ये सिर्फ मूडीज की रिपोर्ट नहीं है, वजारत खजाना ने भी एक रिपोर्ट कोई 10 दिन पहले जारी की है। मैंने उसके ऊपर खबर भी की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। अगर आप सिर्फ उस रिपोर्ट को देख ले तो उस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है कि जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट के इंडिकेटर्स हैं, जो इशारे वो खराब हो रहे हैं। ये मूडीज नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये वजारत खजाना की अपनी रिपोर्ट कह रही है। हम 3-4 इंडिकेटर ब्रीफली आपके सामने रख देते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये माली साल 2021-22 जिसमें तकरीबन 9 या 10 माह के लिए वजीर आजम थे इमरान खान साहब, फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की डेट की कैसी सूरत हाल रही 21-22 में, उसके ऊपर वजारत खजाना की अपनी रिपोर्ट क्या कहती है इंडिकेटर्स की कॉन्टेक्स्ट में, कि जो नंबर्स हैं, हम कभी कहते हैं 50,000 अरब है, कभी कहते हैं 60,000 अरब है, ये जब इनको अब कन्वर्ट करते हैं कुछ रिस्क इंडिकेटर्स के अंदर तो कैसे दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो रिपोर्ट है उसमें 4 बड़े जो इंडिकेटर्स हैं, करेंसी रिस्क पाकिस्तान का वो खराब हुआ है, रीफाइनेंसिंग रिस्क पाकिस्तान के कर्जे के वो बढ़ गए हैं, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के से रिलेटेड रिस्क हैं वो बढ़ गए हैं, जो फॉरेन आपका डेट है उसका शेयर इन द टोटल पब्लिक डेट वो बढ़ गया है, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क हैं वो बढ़ गए हैं। तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है जो पिछले साल बड़ा ना हो। जो गैर मुल्की कर्जा था वो 34% था माली साल 2020-21 में ऑफ द टोटल पब्लिक डेट, वो बढ़कर 37% हो गया। और अगर इसका शेयर बढ़ता जाए, इसकी अगर उसमें खास तौर पर फिर उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म डेट, एक और जो इंडिकेटर है कि आज से 1-1.25 साल पहले जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट था वो उसका एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, वो अरसा जब पाकिस्तान इसको वापस करना है, वो था तकरीबन 6 साल और 8 माह। 1 साल के अंदर उसमें कुछ 6 माह की कमी हुई
हुई, अब 6 साल और 2 माह उसका जो है उसका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मजीद नए कर्जे चाहिए होंगे पिछले कर्जे वापस करने के, तो रीफाइनेंसिंग रिस्क। तो जब रीफाइनेंसिंग रिस्क बढ़ता है, और खासतौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक जो वजारत खजाना की रिपोर्ट है, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पहले ही हाई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके लो हैं, और उसके साथ जो आपका एक्सचेंज रेट है वो फ्रेजाइल है, तो इन 3 जो मसाइल है उनकी मौजूदगी में अगर रीफाइनेंसिंग रिस्क आपके बढ़ जाते हैं तो फिर मजीद मसाइल पैदा होते हैं। एक और चीज जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है कि जो फिक्स रेट डेट है, कि आपने एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कर्जा लिया है उसका जो शेयर है वो भी पिछले साल कम हो गया, वो 28% से कम होकर बल्कि 30% से कम होकर वो 26% हो गया। ये मेजर कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने हुकूमत को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर ज्यादा कर्जा दिया और फिक्स रेट के ऊपर कम दिया। तो कामरान ये वो सूरत हाल, हर इंडिकेटर खराब है और सिर्फ मूडीज को इसी मुर्दे इल्जाम ठहराना ठीक नहीं। और इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए कि जाहिर है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होती है तो फिर आप तसव्वुर करें कि हमारे लिए मसाइल कितने बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके लिए सबसे बड़ा जो डिप्लोमेटिक चैलेंज है वो कौन सा आने वाला है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है इनके लिए जो सबसे बड़ा एक जो डिप्लोमेटिक चैलेंज आने वाला है वो यकीनी तौर पर अगले हफ्ते मुतवक्की है। और ये चैलेंज क्या है? ये वही चैलेंज है जिसकी वजह से इमरान खान समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसला किया था, जिसके नतीजे में अमेरिका ने मुबैना तौर पर उनको साजिश करके उनके ओहदे से हटा दिया गया। जी हाँ, ये बात हो रही है यूक्रेन और जो रूस का तनाज़ा है, और आपको पता है कि इस तनाज़े में जो अमेरिका है, जो मगरबी ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान समेत जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं वो उनके मौक़िफ़ की तायीद करें। पाकिस्तान ने अभी तक रशिया का जो ये इन्वेजन है उसकी मजम्मत नहीं की। दो के जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है यूक्रेन के अंदर उस पर पाकिस्तान ने ज़रूर अपने खदशात का इजहार किया है। और मार्च में इसी साल हमने देखा है कि यूएन जनरल असेंबली में एक करारदाद अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की तरफ से लाई गई थी रूस के खिलाफ। रूस के इस एक्शन की मजम्मत की गई थी और उसमें पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो इस करारदाद के हक में वोट दे, लेकिन पाकिस्तान ने उस करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। और गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान, भारत, चीन, यूएई और कई जो लेटिन अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन ममालिक थे वो इसमें शामिल थे जिन्होंने अब्सटेन किया। और शहबाज जब एब्सटेन किया तो अमेरिका और जो यूरोप है वो ये समझता है कि रूस ने जितनी बड़ी जहारियत की है, ऐसे मौके पे एब्सटेन करने का मतलब ये है या न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर आप रूस का साथ दे रहे हैं। अब ये वो मामला तो वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद आपको पता है कि जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने उस वक्त एक ओपन लेटर भी लिखा था, तनकीद भी की थी, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी। अब सिलसिला ये है कि इसी तरह की एक और जो करारदाद है वो दोबारा यूएन जनरल असेंबली में आ रही है और इस सिलसिले में पाकिस्तान से राब्ते किए जा रहे हैं कि आप अपने मौक़िफ़ में तब्दीली करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान अगर किसी मुल्क से कोई इमदाद मांगता है, बल्कि मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मुझे ज़राए ने बताया कि रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए थे यूएन के इजलास में शिरकत के लिए, तो वहाँ पर किसी एक मुल्क के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई। तो उसमें पाकिस्तान इशू रेज़ किया कि आप हमारे जो कर्जा पाकिस्तान को उस मुल्क से मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी। और कमी आने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो मुल्क ये समझता था, नॉन यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस नहीं है, कि चीन के साथ पाकिस्तान की जो कुल पड़ी उसकी वजह से वो मुल्क जो कोई खास खुश नहीं थे। तो पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने जब कर्जा बढ़ाने की बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने दोबारा गौर करें, तो उन्होंने जिक्र छेड़ दिया रूस के हवाले से पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने मजम्मत उस तरीके से नहीं की रूस की जो जाहिरियत है उनके ख्याल में यूक्रेन के हवाले से। तो उसका वो बात दूसरी साइड पे चल पड़ी और जो वज़ीर आज़म साहब बात करना चाह रहे थे वो बात मुकम्मल नहीं हुई। तो ये जो सिलसिला सिर्फ एक वज़ीर आज़म की हद तक महदूद नहीं है। जो भी मुलाकातें पाकिस्तान की होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है वो यूएस के, अभी वो यूरोप के दौरे के ऊपर है, तो वहां पे एक ही चीज बारहा रेज होती है कि आपकी इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या है। तो दुनिया शायद पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रही है जहां पे अगर हम कोई न्यूट्रल किसी जगह पे कुछ स्टांस लेना चाहें तो हमें लेने नहीं दिया जाए। और सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि हमारी इस वक्त जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है कि हम पोजीशंस लेने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन इस हवाले से जो वज़ारत ख़ारिजा है वो क्या कह
रहा है उसका। लेकिन जो मेरा ख्याल है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दबाव अपनी जगह पे, लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि पाकिस्तान की हमेशा से जो भी गवर्नमेंट हो, एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि जो बड़ी ताकतों की लड़ाई है उससे पाकिस्तान अपने आप को अलग रखता है। और जो अभी तक ज़ाहिर है कि अपनी जो पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, वो तो तभी रिवील करेगा जब उस पर वोटिंग होगी, उससे पहले वो बताएंगे नहीं। लेकिन अभी तक की जो मेरी इतलात हैं कि पाकिस्तान जो अपनी न्यूट्रलिटी है वो उसको मेंटेन करेगा और वो अब्सटेन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अगर वो इस सारे मामले में किसी एक फरीक का साथ देता है तो ये उसके मफादात के लिए ठीक नहीं है। और पाकिस्तान क्योंकि चाहता है कि वो एज अ पीस ब्रोकर का किरदार अदा करना चाहता है। तो अगर मेरा ख्याल, सॉरी आपकी मैं बात, मतलब जो पीस ब्रोकर पाकिस्तान हो नहीं सकता, जो खुद एक बैगिंग बॉल इतना बड़ा उसके हाथ में हो, वो पीस ब्रोकर नहीं हो सकता। लेकिन विशफुल एक ख्वाहिश रखने में क्या है, वो तो हम जवाब में कि आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाने भी चले पोजीशन लेते हैं। इवन इमरान खान साहब ने भी तो यही कहा था कि हम मसालियत करा सकते हैं, ऑफर किया था कि बिटवीन रशिया एंड यूएस। लेकिन जाहिर है कि ख्वाहिशात मतलब सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी वो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कतई नजर इसके जितने यहाँ पे प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि अमेरिका और मगरबी ताकतें, एक महाज तो उनका है कि वो बनाया हुआ है। देखें उनके जो भी कंसर्न्स होंगे अमेरिका के और मगरब के, रूस के हवाले से, पाकिस्तान उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि रूस के भी लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, ये बड़ों की लड़ाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मौक़िफ़ की मनो तायीद करें, तो फिर जो हमारा मौक़िफ़ है, लेट्स से पाकिस्तान ये भी कहता है कि फिर कश्मीर पे आप हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते, वहां पे क्या वायलेशंस नहीं हो रही, वहां पे क्या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज नहीं है, वहां पे क्या भारत जो है वो जारियत नहीं कर रहा। तो हर मुल्क जो है अपने मफादात को सामने रखते हुए वो फैसले करता है। तो अगर बाकी दुनिया को ये ऑप्शन उनके पास है दो, के बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी भी है कि हमने IMF से कर्जा भी लेना है, हमने बाकी दुनिया से कर्जे रीशेड्यूल भी करवाने हैं, सैलाब की सिचुएशन है, हमने वहां से भी मदद लेनी है। तो आपके ऑप्शंस जरा आप कह लें कि लेवरेज आपके पास कम है, लेकिन इन प्रिंसिपल पाकिस्तान की पोजीशन रही है कि हम अपने मफादात इसमें इशू ये अपना फैसला करने में अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये ऐलान किया था कि मैं रूस से गंदम खरीदूंगा, और उसकी समरी जब ECC में गई, मिफ्ता इस्माइल उसके उस वक्त चेयरमैन थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो ECC ने फॉर द सेक ऑफ $10 मिलियन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफर आई थी। रेट में थोड़ा आगे पीछे कंफ्यूज कर सकता हूं, मेरा ख्याल उनकी ऑफर कोई $300 की पर मैट्रिक टन की थी या 290 के ऊपर ये खरीदना चाह रहे, बट जो एक्चुअल उसका डिफरेंस ऑफ द प्राइस था टोटल उस सौदे के ऊपर, वो $1 करोड़ भी नहीं था जो हम लेना चाह रहे थे और जो वो देना चाह रहे थे, और वो प्राइस उन्होंने पहले ही रिलेटिव टर्म्स में कम कोट की थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो मेरा भी नहीं ख्याल कि हुकूमत पाकिस्तान कभी संजीदा रही है। जो रूस से गैस की खरीदारी का भी मामला है, हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन की इसके हवाले से स्टेटमेंट भी आई थी, उसके ऊपर खास पेशरफ्त नहीं हुई। तो जैसे चीन को हमने 4 साल से खुश रखा हुआ कि हम सीपैक चला रहे और नहीं चला रहे, इसी तरह हम कोशिश करें कि रूस वो बातें बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन उसमें तो शायद आप मनूवर कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें पब्लिकली नहीं होती, लेकिन वोटिंग करना ना करना, अब्सटेन करना, ये तो सारे पब्लिक मामलात हैं। और मेरा जो अपना तजुर्बा है, जो मेरी लोगों से बात हुई है, कि बावजूद इसके कि बाकी चीजों में बेशक हम वो एक डबल गेम भी करते हैं, लेकिन इस मामले में आई थिंक पाकिस्तान के लिए जो सेफेस्ट बेट यही है कि वो किसी करारदाद के हक में ना मुखालफत में वोट नहीं करेंगे, वो चुप करके एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर पीछे बैठे रहेंगे। अब मगरब और अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है ये बाद में देखने वाली बात है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर कमर चीमा हमें ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा सिफारती चैलेंज आने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, ब्रेक से पहले हम उस पर बात कर रहे थे। इस पर एक्सपर्ट राय लेने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं कमर चीमा साहब, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, इन दिनों अमेरिका में हैं। तो बहुत शुक्रिया कमर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, इससे पहले कि मैं उस चैलेंज पे आऊँ, कल दफ्तर खारजा से भी ये सवाल हुआ कि ये जो गवर्नमेंट की तब्दीली हुई अप्रैल में, उससे पाकिस्तान के जो बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, खास करके मगरब के साथ, उसमें क्या तब्दीली आई है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव एक तब्दीली आई है जब से ये गवर्नमेंट नई आई है, और उसमें जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हैं विद वेस्टर्न लीडर्स, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आपके ख्याल में ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया है कि जो वेस्ट है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, अनलाइक जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी? जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब और शहबाज साहब। देखिए सर, पहली बात तो यह है कि इमरान खान 3 साल और 7 माह जो पावर में रहे,
तो उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट कर लिया हुआ था वेस्ट से। अगर आप देखेंगे इमरान खान का कोई भी दौरा यूरोप का नहीं है, स्वाय स्विट्जरलैंड ट्वाइस गए, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक अफगानिस्तान के हवाले से। इसी तरह अमेरिका भी जो जो गए वो बड़ा एक मुश्किल से एक ट्रिप लगा, वो एक आपको पता है किस तरह गए। सो जो और साथ साथ वो क्या कर रहे थे कि वो इमरान खान साहब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, जिसमें वो उनको पता था कि वो अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे तो वो एक टेम्परेचर बिल्ड कर रहे थे, और उसमें ये था कि वो सारा कुछ इस्लामोफोबिया और इस तरह की हवा बना रहे थे, जिससे वो अवाम को ये बता रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूं, हमें जो है वो तंग किया जा रहा है। और उन्होंने अपने आप को जो डिस्टेंस पे कर लिया, और बहुत सारी जो मामलात हैं उसमें बाहर के मुल्कों को कंप्लेन करना शुरू कर दिया, अमेरिका को टारगेट करना शुरू कर दिया। बाइडेन साहब से बात ना हुई, व्हाइट हाउस में उनकी रिक्वेस्ट पड़ी रही बात करने की बाइडेन साहब से। सो वो एक पर्सनल चीजों में हो गए, जिसकी वजह से जो वो समझे कि जो उनकी सियासत है वही पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, हालांकि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट और किसी खास सियासी जमात की जो पॉलिटिक्स है उसमें डिफरेंस है। लेकिन अभी जो जाहिर बात है इंप्रूवमेंट ये आई है कि आप बिलावल भुट्टो को देखें, वो पूरी दुनिया से जब उन्होंने अमेरिका में सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से बात की, उन्होंने कहा डिप्लोमेसी इज बैक। आज वो जर्मनी बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया से वो इंगेज कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि आज से 4 माह पहले बिलावल जब पूरी एक दफा उन्होंने पहले विजिट किए ये फ्लड से पहले, तो उन्होंने वापस आके ISSI में दिया, लेक्चर दिया और कहा कि हम ग्लोबली डिसंगेज्ड हैं और आइसोलेटेड है। बाद में फॉरेन ऑफिस ने उसकी तरदीद भी कर दी। तो पता ये चला कि क्योंकि इमरान खान साहब सबसे डिस्टेंस इख्तियार कर लिया था, अब वो दोबारा जो डिप्लोमेसी भी बैक है, स्टेट डिपार्टमेंट से भी ताल्लुकात है, अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट से भी ताल्लुकात ओपन हुए हैं। इसी तरह इंटरनेशनली भी पाकिस्तान ने अपना वो सारा जो डिप्लोमेटिक लॉस था, जो इमरान खान समझते थे कि जो मुझे शायद रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, तो वो उसको उन्होंने दोबारा रीगेन किया है। बहुत बेहतरी आई है। कमर चीमा साहब, जो एक परसेप्शन है पाकिस्तान का, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो इंप्रूव हुआ है। प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी गए हैं, अब आर्मी चीफ भी गए हैं अमेरिका। तो अभी क्या सूरत हाल है वहां से? फीडबैक ग्राउंड के ऊपर क्या है? जो फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था और फिर लेटली आर्मी चीफ अमेरिका गए, तो फीडबैक वहां से क्या मिला कि इन दोनों विजिट्स को कैसे परसीव किया गया, और पाकिस्तान ने अदर देन गुड जो परसेप्शन है, पाकिस्तान ने क्या अचीव किया? देखिए जी, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो वो चीजें की कि जो स्टेट डिपार्टमेंट में जो तनाव था वो तनाव खत्म हुआ। जब मसूद खान एज एन एम्बेसडर अमेरिका आए, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला था कि कनेक्शन शुरू कैसे करना है, बात शुरू कैसे करनी है, कि जो डिस्कनेक्ट और डिस्कम्फर्ट शुरू हो गई थी। जब प्रीवियस गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी, तो जो उन्होंने एक लॉबिंग फर्म हायर की थी, उस फर्म को हुकूमत पाकिस्तान पैसा देती थी, लेकिन वो फर्म हुकूमत पाकिस्तान को जवाब नहीं देती थी। उनके जो लोग थे वो डायरेक्ट इमरान खान से बात करते थे, और पाकिस्तान का जो सफारत खाना वो बिल्कुल आउट ऑफ द लूप होता था। सो अभी तब्दीली ये है कि पहले इमरान खान साहब अपनी मर्जी से चीजें करते थे, एक इंडिविजुअल की चीज थी, अब वो दोबारा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कनेक्शन डेवलप हुआ है, जिसको अमेरिकन ने भी रियलाइज किया है। और दूसरा कुछ डेवलपमेंट्स ये भी हुई है कि जो इंडिया जो है वो उसने प्रो रशिया स्टेटमेंट्स दी, और जो ऑयल लेता रहा और जो बेनिफिट्स लेता रहा, तो अमेरिका ने थोड़ा सा जो एक प्लान बी भी तैयार किया है, एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं इंडिया को महसूस करवाने के लिए कि पाकिस्तान उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के अंदर कमर साहब, जो आपने बात की है प्लान बी की, कि आप जो कह रहे हैं, कमर साहब आप जो बात कर रहे हैं कि प्लान बी की, कि थोड़ा सा जो इंडिया ने उस तरीके से अमेरिका का साथ नहीं दिया रूस के मामले पर, तो एक मैसेजिंग अमेरिका भी कर रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो ठीक है, फिर हम पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को रीसेट करेंगे। तो अगर तो ये बात है, तो फिर पाकिस्तान से भी तो आपको पता है कि अमेरिका की फिर तवक्कुआत होंगी, क्योंकि रूस की अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया की पोजीशन में कोई खास फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि जाहिर है कि इंडिया जो है उनसे तेल भी ले रहा है, कोयला भी ले रहा है, बाकी ट्रेड वगैरह भी कर रहा है। अब अगले ही हफ्ते गालिबन तवक्को है कि यूएन जनरल असेंबली में अमेरिका और उनके इत्तेहादी जो हैं रूस के खिलाफ एक और करारदाद लेकर आ रहे हैं। मार्च में हमने अब्सटेन किया था। जो मेरी इत्तला है कि अब पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव कह लें या पाकिस्तान को ये पुश किया जा रहा है कि इस दफा वो रूस के खिलाफ वोट दें इस करारदाद पर। तो डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला ले सकती है और हमें ऐसा करना चाहिए? देखिए, जो चीजें यहां पे हैं उससे तो हो सकता है कि हुकूमत ये वोट उनके रशिया के खिलाफ दे दे। जिस तरह इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जनरल बाजवा ने टफ पोजीशन ली, और
एक तरीके से बिलावल भुट्टो ने यहाँ पे आकर उसको बैलेंस करने की भी कोशिश की, और इंडिया भी यही कह रहा था और पाकिस्तान भी किसी हद तक कहता तो यही है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि जो यूरोप के प्रॉब्लम है वो साउथ एशिया के प्रॉब्लम नहीं है या वेस्ट के प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है वो ये है कि पाकिस्तान जो है इस चीज का फायदा भी उठा रहा है कि जो थोड़ा सा इंडिया एट डिस्टेंस हुआ है। और देखें इंडिया के अंदर बड़ी हलचल मची, उन्होंने देखें जो अमेरिकन एम्बेसडर कश्मीर गए थे उसको भी हवा बनाया। उन्होंने कहा जी देखें जी 455 मिलियन की जो F-16 के हवाले से जो एक इनको सपोर्ट मिली है उसका भी मसला उठाया। खुद जयशंकर यहाँ पे आके जो है पाक अमेरिका ताल्लुकात पे बात करते रहे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान इससे जरूर इंसेंटिव लेना चाहेगा, फायदा जरूर ले सकता है, लेकिन इसके लिए देखना यह है कि एक वो जो कंसेंसस एट होम है वो थोड़ा मजीद उसको गहरा करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद इस चीज की है कि शायद पाकिस्तान एक क्लियर कट पोजीशन ले, क्योंकि कामरान साहब मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में ये बात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत बार बार कह रही है कि वेस्ट का, अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल है जो बाकी चाइना और रशिया का नहीं है। सो हमारे बाकी ममालिक से जितने भी अच्छे ताल्लुकात हों, जिस तरह जनरल बाजवा ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट चाइना के विजिट किए हैं, लेकिन वो वेस्ट को ये कॉन्टिन्यूसली बता रहे हैं कि हमारी नीड्स बदल रही हैं, हमारी जरूरियात बदल रही हैं। अगर आप हमारी जरूरियात को कैटर नहीं करते तो फिर हमारे पास ऑप्शंस बड़ी कम रह जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली चाइना के साथ एक हाई पावर जो जिसे मिलिट्री जो डायलॉग उसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो मिलिट्री इम्बैलेंस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा है वो पाकिस्तान कैश से पूरा नहीं कर सकता। वो अनटिल एंड अनलेस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना हो। चीमा साहब वेरी ब्रीफली आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के जो अगेंस्ट रेजोल्यूशन आएगी उसकी फेवर में वोट कर सकता है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इतने मसल्स हैं कि वो इन आइसोलेशन ये फैसला ले सकता है, या फिर वो पॉलिसी लेगा जो चीन की होगी? और सेकेंडली आपके ख्याल में क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट जो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं वो दोनों सेम पेज के ऊपर हैं? देखिए अगर ये जो रशिया का मसला है आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, रशिया हमारे खिलाफ वोट देता रहा है कश्मीर के ऊपर एक बात, और हमेशा वीटो ही करता था। जब अमेरिका हमारे साथ वोट देता था कश्मीर के ऊपर तो रशिया में वीटो किया करता था। और दूसरा, चाइनीज खुश नहीं है प्रेसिडेंट पुतिन की यूक्रेन वार से, और इस पे शी जिनपिंग ने उनको बड़ा क्लियरली मैसेज भी दिया कि आपका क्या प्लान है, हमें आपको डिफेंड करने में मुश्किल पैदा हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए ये कोई बड़ा मुश्किल। और दूसरी बात है हम कोई बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं है रशिया से, और रिसेंटली जो इमरान खान साहब के जाने के बाद भी और इससे पहले भी रशिया के अंदर जो लीडरशिप है वो कोल्ड वॉर माइंडसेट की है। वो पाकिस्तान को उसी तरीके से देखती है जिस तरह वो माजी में देखती रही। लेकिन क्या सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज के ऊपर है चीमा साहब? देखिए मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो सिविलियंस हैं ये बिल्कुल समझते हैं कि हमें ग्लोबली कनेक्ट होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो 3-3.5 साल ये जो सॉफ्ट टच होता था नून लीग का इंडिया के साथ, बाकी मुझे उसको मिस करते रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने एक डिस्टेंस पैदा कर दिया था। और ये थोड़ी सी अंदर की खबर भी हमें मौजूद है कि इमरान खान साहब ये जो नवाज शरीफ साहब साड़ी की डिप्लोमेसी करते थे, मैंगो डिप्लोमेसी होती थी, ये बहुत सारी चीजों को जो टेम्परेचर नीचे लाने में वो काम करते थे। जरदारी साहब खुद ही अजमेर चले जाते थे, क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी। इमरान खान साहब वो नहीं कर सके। इमरान खान ने तो बिल्कुल कमर चीमा साहब, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, अभी जो उन्होंने काकुल में ग्रेजुएशन सेरेमनी से खिताब किया तो उसमें भी अगेन उनका मैसेज यही था कि इंडिया के साथ पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।